स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए बीपीएससी 133 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में आना ही आना 100% है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, पूरा कंप्लीट वीडियो आपको देखना है, एक एक पॉइंट को समझना है ध्यान से और एग्जाम में बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर हो जाएंगे। आपका टाइटल है तुलनात्मक शासन, यानी कंपेयर करके, या शासन का क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। और फिर इनकी राजनीति, तो इनके बारे में यानी क्वेश्चन आंसर जो भी क्वेश्चन बनेगा इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा और यही आपका टाइटल है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2024-25 ये सब भूल जाओ, ये हर साल चाहे 25 में एग्जाम होंगे, 26 में होंगे, कभी भी होंगे, ये हमेशा हर साल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो ध्यान से आपको एक एक पॉइंट को समझना है। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चन का लिस्ट मैंने बनाया है जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है एकात्मक और संघवाद के बीच बुनियादी अंतर क्या है। दूसरा क्वेश्चन दबाव समूह और उनके तंत्र। तीसरा है सत्तावादी शासन। चौथा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की विशेषता और कमियां। पांचवा आपका क्वेश्चन है अध्यक्षीय और संसदीय शासन व्यवस्था। मतलब क्वेश्चन में कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, बस ये पॉइंट क्वेश्चन का लिया है जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 भूमंडलीकरण के दौर में राज्य के बदलते स्वरूप, है ना, पर प्रकाश डालिए, चर्चा कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं। 7 नंबर में संसदीय प्रणाली के लाभ और हानि, वैश्वीकरण के दौर में राज्य के बदलते स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 9 है राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच मतभेद। क्वेश्चन नंबर 10 है अधिनायकवादी और सैनिक तानाशाही राजनीतिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 11 है 20वीं शताब्दी में तुलनात्मक राजनीति के विकास क्रम की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका। क्वेश्चन नंबर 13 है संघवाद के लिए आवश्यक शर्त। तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इसके टॉपिक मैंने लिया है, आपको दिया है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 है राज्य के संदर्भ में साम्यवादी और उदारवादी सिद्धांतों की तुलना। क्वेश्चन नंबर 15 है परंपरागत उदारवाद और मार्क्सवाद के बीच अंतर। क्वेश्चन नंबर 16 में टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्विदलीय व्यवस्था। 17 में नव उदारवाद। 18 में निर्जातीय उद्भव। 19 में है बहुसंस्कृतिवाद। 20 नंबर में है समूहवाद, बहुदलीय व्यवस्था, परिसंघ, ऐतिहासिक विधि, महिलावाद, नागरिक समाज। तो ये सभी आपके स्टूडेंट्स बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। इसे देखिए अपने हैंड रिटन मनी की मेहनत से आपको करवा के दिया मैंने, ठीक है, यानी हैंड रिटन बनाया आपको, अपने सोच अपने माइंड से इसे लिखा है, आप सोच सकते हो। पहला क्वेश्चन आपका है एकात्मक और संघवाद के बीच बुनियादी अंतर को बताएं। तो इसे अलग अलग प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो मेन आपका पॉइंट है एकात्मक और संघवाद के बीच बुनियादी अंतर। तो ध्यान समझिए, एकात्मक प्रणाली में एक केंद्रीय सरकार होती है जिसके पास सारी सारी शक्तियां होती है, लेकिन संघीय प्रणाली में राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। एकात्मक प्रणाली और संघवाद के बीच कई अंतर हैं। पहला, एकात्मक प्रणाली में शासन का एक ही स्तर होता है, जबकि संघवाद में दो स्तरों में सरकारें होती है। एकात्मक प्रणाली में राज्य सरकारें उसके अधीन से होकर कार्य करती है, जबकि संघवाद में दोनों स्तरों की सरकार अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती है। तीसरा है पॉइंट, एकात्मक शासन व्यवस्था में राज्य सरकारों को अपनी शक्तियां केंद्रीय सरकार से प्राप्त होती है, जबकि संघवाद में राज्य सरकारों को शक्तियां संविधान से प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, पॉइंट को समझिएगा। 4 नंबर में है इन अंतर, एकात्मक शासन के संविधान में संशोधन करना आसान है, जबकि संघवाद में संशोधन करने के लिए देश के सभी प्रमुखों की एक मत होना होगा। प्रमुखों को क्या होना होगा? एक मत होना होगा। चीन एकात्मक शासन वाला देश है, जबकि भारत संघात्मक शासन वाला देश है। अगला जो है कि आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए आपके सामने, दबाव समूह और उसके तंत्र। तो दबाव समूह ऐसे समूह को कहते हैं जिसमें लोग समूह संगठन बनाकर सरकार को क्या करते हैं? प्रभावित कर अपने अनुसार कार्य करवाते हैं। अर्थात अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजनीतिक प्रक्रिया को क्या करते हैं? प्रभावित करना और सरकार पर दबाव डालना, ये है। दबाव समूह के तंत्र की बात करें तो पहला संस्थागत दबाव समूह, दूसरा सामुदायिक दबाव समूह और तीसरा गैर सामुदायिक दबाव समूह है। ठीक है, तो इसका पॉइंट आप लोग इसके बारे में आप थोड़ा नेट में सर्च करके इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है।
और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमें हिंट दे दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है सत्तावादी शासन। इससे रिलेटेड बड़ा से बड़ा क्वेश्चन दे देंगे, आपको बनाना होगा। तो सत्तावादी शासन के बारे में बताने के लिए आप देखो, देखिए ध्यान समझिए सत्तावादी शासन क्या है। तो सत्तावादी शासन वह शासन है जिसमें बलपूर्वक जबरदस्ती तानाशाही करके शासन किया जा रहे हो, है ना। सत्तावादी शासन क्या हुआ, जिसमें जबरदस्ती शासन किया जा रहा हो, बलपूर्वक किसी से छीन कर शासन किया जा रहा हो, है ना। मारकर, लूट कर शासन किया जा रहा हो। इसमें सारी शक्ति सरकार के पास होती है। वह जब चाहे जो चाहे वो कर सकता है। अपनी मर्जी का मालिक होता है। सरकार क्या होता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है। सत्तावादी शासन में जनता के पास कोई भी अधिकार नहीं होता, बल्कि उनके साथ सिर्फ जुल्म ही जुल्म होता है। इस शासन में लोग बहुत डरे हुए रहते हैं। इनसे सरकार जो चाहे जो करने बोलती है वो करना होता है। अतः उत्तर कोरिया में सत्तावादी शासन है। वहां पे सरकार जो चाहे वो करते हैं। सत्तावादी शासन का दूसरा नाम अधिनायकवादी शासन है। याद रखना, सत्तावादी शासन को ही अधिनायकवादी शासन कहा जाता है। बल पर आधारित यह प्रणाली नागरिकों के विरुद्ध सुविधा से हिंसात्मक उपायों का सहारा लेती है तथा नागरिकों की इस शासन में कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें सत्ता परिवर्तन या नेता परिवर्तन इतना सरल नहीं होता। इसमें सरकार बदलने के लिए कोई नेता परिवर्तन इतना आसानी से नहीं होता। जिस तरह से अभी क्या 5-5 साल में एकदम जनता अपने अनुसार नेता को चुनती है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। जितने सालों तक जब चाहे शासन करना चाहे तब तक शासन कर सकते हैं। यह कार्य प्रायः शांतिपूर्ण उपाय से संपन्न होती है, नहीं होती नहीं है। इसमें सत्ता परिवर्तन तब होता है जब इससे भी कोई शक्तिशाली शासक इसे मार दे या आक्रमण करके कब्जा करे, यानी क्रांति के द्वारा ही इसे सत्ता से हटाया जा सकता है। और अफ्रीका में सैनिक परिवर्तन की मदद से सत्ता में परिवर्तन होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो ये चैप्टर 9 से लिया गया क्वेश्चन है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द का अभिप्राय उस निर्वाचन प्रणाली से है जिसका उद्देश्य लोकसभा में जनता के विचारों की एकताओं तथा विभिन्नताओं को गणितीय रूपी यथार्थता से प्रतिबिंबित करना है। इस प्रणाली में इस बात से कोई महत्व नहीं दिया जाता है कि सदस्यों के प्राप्त मतों तथा कुल मतों में क्या अनुपात है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक दल की सीटों का प्रतिशत उसके द्वारा राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोट शेयर के सीधे अनुपातों में होना चाहिए। इसका अर्थ है कि विधान पालिका में प्रत्येक दल के हिस्से की सीटें लगभग उसके वोट शेयर के बराबर होती है। उदाहरण के लिए अगर राष्ट्रीय मत का 20% वोट प्राप्त होता है तो विधान पालिका में उन्हें 30% ही सीटें मिलेगी। इससे एक ड्रूप कोटा गणितीय सूत्र की मदद से समझते हैं। तो Q इक्वल टू V/M+1+1। Q है चुनाव के लिए पर्याप्त चुनावी कोटा, V है डाले गए वैध मतों की कुल संख्या और M है जिला का आकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी पे क्वेश्चन दिया गया है। आप देखिए समझ लीजिए। अगर निर्वाचन क्षेत्र में कुल 10 इक्याई दाही सिकरा हजार 10,000 लाख 1 लाख वैध मत डाले गए हैं और जिला का आकार 4 है तो वहां पर चुनावी कोटा क्या होगा बताना है। तो ध्रुव कोटा सूत्र के अनुसार Q इक्वल टू V/M+1+1 है ना। Q इक्वल टू वाट है, Q निकालना है आपको, V बराबर 1 लाख है। ठीक है, तो M इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे क्या होगा, Q इक्वल टू 1 लाख इंटू अपॉन 4+1 फिर +1। ठीक है, तो इस तरह से इसको काटेगा तो यहाँ पर देखो 4+1 5 हो जाएगा। 5 से काटेगा तो 20,000 बराबर में कट जाएगा। 20,000 प्लस 1 कितना होगा, 20,001। तो इस तरह से ये आपका आंसर का ट्रू कोटा। अगला क्वेश्चन आपका है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की विशेषता है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व किसी भी प्रकार की चुनौती अनुपातिक प्रतिनिधित्व की विशेषता में ध्यान समझिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व किसी भी प्रकार की चुनावी प्रणाली को संदर्भित करता है जिसके तहत एक मतदाता के उपसमूह निर्वाचित निकाय में अनुपातिक रूपों से परिलक्षित होते हैं। यह अवधारणा मुख्य रूप से मतदाताओं के बीच राजनीतिक विभाजन राजनीतिक दलों पर लागू होती है। जनसंपर्क के मतदान को बढ़ावा और उदासीनता कम हो सकती है। जनसंपर्क से मतदान को बढ़ावा और उदासीनता कम हो सकती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की कमियां।
अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत सांसद उस निर्वाचन क्षेत्र की सेवा करने लगते हैं जहां वे प्रचार करते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदाताओं के प्रति जवाबदेही को कम कर सकता है। ये इसलिए क्योंकि सरकार से अपदस्थ पार्टी चुनाव के बाद नए गठबंधन साझेदार ढूंढकर सत्ता में रह सकती है। इसमें अधिक जटिलता और विकल्प के कारण मतदाता मतदान करने से कतराने लगते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्षीय अध्यक्षीय और संसदीय शासन व्यवस्था। तो इसे भी देखिए और ये चैप्टर 5 से लिया गया है। अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं रहती और इसमें राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति ही सर्वश्रेष्ठ होता है। इसमें कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित नहीं होते। अध्यक्षीय प्रणाली में राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया एक ही होता है। यानी अध्यक्षीय प्रणाली में क्या-क्या होता है? राज्य का जो मुखिया होता है और सरकार की जो मुखिया होता है वो एक ही व्यक्ति होता है। अध्यक्षीय शासन को राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है क्योंकि उसमें राष्ट्रपति ही देश चलाते हैं, ना कि प्रधानमंत्री। संसदीय प्रणाली का मतलब सरकार के उस रूप से है जिसमें सरकार की कार्यपालिका और विधानसभा शाखाएं आपस में जुड़ी होती है। इसमें कार्यपालिका विधानसभा से तय की जाती है जो इसके प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होती है। संसदीय प्रणाली में दो कार्यकारी प्रमुख होती है, राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख। दोनों ही भूमिका एक दूसरे से भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है भूमंडलीकरण के दौर में राज्य के बदलते स्वरूप और इसे लिया गया चैप्टर 12 से। भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर के विभिन्न देशों और संस्थानों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इस दौर में राज्य के कामकाज में बदलाव आने लगा। भूमंडलीकरण का दूसरा नाम वैश्वीकरण है। ठीक है, याद रखना भूमंडलीकरण को ही क्या कहते हैं हम लोग? वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में शामिल मुख्यकर्ता राष्ट्र, राज्य, व्यक्ति, बहुराष्ट्रीय निगम, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और गैर सरकारी संगठन, संस्थागत निवेशक, आपराधिक संगठन, जन मीडिया स्रोत आदि है। तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का मतलब ये समझ जाओ कि पूरे दुनिया का एक ही सूत्र में बंध जाना, पूरा दुनिया में यानी हर वस्तुओं का, सेवाओं का आदान प्रदान होना, संस्कृति का आदान प्रदान होना, खान पान का आदान प्रदान होना, नहीं विश्वीकरण ये कहलाता है। भूमंडलीकरण या विश्वीकरण कहलाता है। विद्वानों और वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय बाजार और बहुराष्ट्रीय निगम दुनिया को संचालित करने वाले सुदृढ़ और अवैयक्तिक बल बन गए हैं। परिणाम स्वरूप राज्यों की शक्ति में निरंतर गिरावट आ रही है। अब राज्य की शक्ति बिखर गई है। अब राज्य नहीं स्थानीय महत्वपूर्ण है, स्थानीयता महत्वपूर्ण है। राज्य अपने पहले के अधिकार और वैधता को खो चुके हैं एवं उनकी सीमाओं के अंदर जो हो रहा है उस पर उनका बहुत कम नियंत्रण है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में आपका आता है संसदीय प्रणाली के लाभ और हानि। ये चैप्टर 5 से लिया गया है। संसदीय प्रणाली के लाभ। संसदीय प्रणाली का एक प्रमुख लाभ इसकी राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने की क्षमता है। संसदीय प्रणाली जवाबदेही को बढ़ावा देती है क्योंकि कार्यपालिका सीधे विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। कार्यकारी और विधायी शाखाओं का सहयोग त्वरित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। संसदीय प्रणाली में अलग चुनाव आवश्यकता के बिना नेतृत्व तेजी से परिवर्तित हो सकता है। संसदीय प्रणाली की हानियां की बात करें तो हालांकि गठबंधन सरकारें समावेशी हो सकती है किंतु उनमें अक्सर अस्थिरता अंतर्निहित होती है। बहुसंख्यक पार्टी या गठबंधन के हाथों में सत्ता की एकाग्रता से नियंत्रण और संतुलन की कमी हो सकती है जो संभावित रूप से सत्तावादी प्रवृत्तियों का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। संसदीय प्रणाली में कार्यकारी और विधायी शाखाओं के बीच शक्तियों के स्पष्ट पृथक्करण का अभाव है। संसदीय प्रणाली में सरकार का प्रमुख सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता। क्वेश्चन नंबर 9 है राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच मतभेद। ये चैप्टर 8 से लिया गया क्वेश्चन है। राजनीतिक दल के अनेक राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होते हुए देश की सत्ता पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, लेकिन दबाव समूहों का राजनीतिक गतिविधियों में घुसने का कोई उद्देश्य नहीं होता और ना ही उन्हें देश की सत्ता संभालने का कोई लालच होता है। राजनीतिक दल एक विस्तृत संस्था होती है जिसके सदस्यों की संख्या हजारों में ही नहीं लाखों में होती है, लेकिन दबाव समूह में ऐसी बातें नहीं होती। हम आकाश को लेके जा
राजनीतिक दलों के सामने अनेक उद्देश्य होते हैं जो जीवन के हर पहलू राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि को छूते हैं। जो जीवन के हर पहलू राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि को छूते हैं, जबकि दबाव समूहों का उद्देश्य सीमित होता है और वे उस उद्देश्य को हटकर देखने का प्रयत्न नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिया गया, देखिए, अधिनायकवादी और सैनिक तानाशाही राजनीति में राजनीतिक व्यवस्था, इस पर आपको बताना है। अधिनायकवादी सरकार वे होती है जो सार्वजनिक और निजी व्यवहार के लगभग हर पहलू को नियंत्रित करती है, जबकि सैनिक तानाशाही सरकार के उस रूप से है जिसमें राज्य सेना के पास अधिनायकवादी सरकारें वे होती हैं जो सार्वजनिक और निजी व्यवहार के लगभग हर पहलू को नियंत्रित करती है, जबकि सैनिक तानाशाही सरकार के उस रूप से है जिसमें सेना के पास महत्वपूर्ण शक्ति और नियंत्रण होता है। इसी शक्ति के माध्यम से देश पर शासन करती है। अधिनायकवादी शासन की विशेषताएं यहाँ पर देखिए, एक बुक से लिए गया है। अधिनायकवादी शासन की विशेषताएं, अधिनायकवादी व्यवस्था में सार्वजनिक विचार विमर्श, मतदान इत्यादि को सत्ता में जो व्यक्ति होते हैं वे दबा देते हैं। अधिनायकवादी प्रणाली इतनी शक्ति का प्रयोग आसानी से कर लेते हैं कि संवैधानिक मर्यादाओं का अवहेलना कर सकें। इस व्यवस्था में जो लोग सत्तारूढ़ होते हैं वे यह दावा नहीं करते हैं कि उनकी शक्तियों के पीछे शासितों जनसाधारण की स्वीकृति होती है, परंतु उन शक्ति का आधार उनके कोई विशेष गुण होते हैं। बल पर आधारित यह प्रणाली नागरिकों के विरुद्ध बड़ी सुविधा से हिंसात्मक उपायों का सहारा ले लेती है तथा नागरिकों की इस शासन में कोई भूमिका नहीं होती है। शक्ति नियंत्रित होती है, सत्ता परिवर्तन या नेता परिवर्तन सरल नहीं होता। यह कार्य प्रायः शांतिपूर्वक उपायों से संपन्न ही नहीं होता ही नहीं है। सत्ता में परिवर्तन या सैनिक क्रांति के द्वारा फिर किसी अन्य क्रांति के द्वारा ही होता है। जहाँ तक अफ्रीकी देशों के अधिनायकवादी प्रशासन का प्रश्न है, वहाँ प्रायः सैनिक क्रांतियों से ही सत्ता परिवर्तन होते हैं। बाकी ये आप लोग ना वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में तुलनात्मक राजनीति के विकास क्रम की व्याख्या कीजिए, और ये है आपका चैप्टर 5 से लिया गया क्वेश्चन। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत 1 जनवरी 1901 से हुई थी और अंत 31 दिसंबर 2000 को हुई। इसके बीच में बहुत सारे बड़े महासंग्राम और 2 बार भयंकर युद्ध भी हुए, विनाशकारी विश्व युद्ध भी हुए। प्रथम विश्व युद्ध 20वीं शताब्दी में ही हुआ था। यह युद्ध 1914 से 1918 तक चला और दूसरी विश्व युद्ध भी 20वीं शताब्दी में ही हुई थी। यह युद्ध 1939 से 1945 तक चला। बाकी ये आप लोग पढ़ लीजिए एक बार रोक कर, थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है, आप लोग इसे रोक कर पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स। बाकी ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका, और इसे लिया गया चैप्टर 4 से। राजनीतिक दल किसी सामाजिक व्यवस्था में शक्ति के वितरण और सत्ता में शक्ति के विवरण और सत्ता के आकांक्षी व्यक्तियों एवं समूहों का क्या कहता है, प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो किसी विशेष देश के चुनावों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उम्मीदवारों का चुनाव करता है। बाकी ये बुक में आप लोग रीड करेंगे। राजनीतिक दल पढ़ना होगा, इसे आप लोगों को पढ़ना होगा, आप लोग एग्जाम निकले जाएंगे, आप लोग को पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, संघवाद के लिए आवश्यक शर्त, चैप्टर 6 से ये लिया गया है। संघवाद का अर्थ होता है संघ रहना, यानी देश में सबसे मिलजुल कर ही कोई निर्णय लेना। संघवाद कहता है देश में कम से कम 2 स्तर की शासन व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी शक्ति सिर्फ एक सरकार के पास नहीं होनी चाहिए, और शासन के भी सभी स्तर एक जैसे नागरिकों पर शासन करेंगे। इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे सत्ता विभाजन, संवैधानिक सर्वोच्चता, लिखित संविधान, कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधायिका। संघवाद आवश्यक विशेषताएं, तो इससे स्टूडेंट आप लोग पढ़िए। थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा और ना ही समझा पाऊंगा। इस बार मैं बहुत बिजी हूँ, दिसंबर एग्जाम में बहुत बिजी हूँ।
क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, राज्य के संदर्भ में साम्यवादी और उदारवादी सिद्धांतों की तुलना कीजिए। तो पढ़िए आप लोग साम्यवादी सिद्धांत। साम्यवाद एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक दर्शन है जो राजनीतिक संस्थाओं के विश्लेषण एवं मूल्यांकन तथा मानव की पहचान और उसके कल्याण के लिए समुदाय के महत्व पर जोर डालते हैं। साम्यवाद के अनुसार सार्वजनिक निर्णय लेने का वांछनीय लक्ष्य है एक स्वस्थ समुदाय जिसमें व्यक्तिगत चुनाव के विकल्पों की अधिकता न हो। इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति को समाज से अलग नहीं माना जाता है। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार देखें तो उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत नागरिकों के सोचने की प्रवृत्ति एवं समाज के हित में किए गए प्रयासों के परिणाम को समझाया जाता है। यह वह राजनीतिक दर्शन है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है, जिसके कारण इसे व्यक्तिवाद के नाम से भी जाना जाता है। उदारवादी सिद्धांत व्यक्ति को संपूर्ण हक यानी अधिकार एवं स्वतंत्रता देती है। हाँ, ये अधिकार एवं स्वतंत्रता उसे संविधान के अनुसार ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, परंपरागत उदारवाद और मार्क्सवाद के अंतर। उदारवाद में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान नजरियों से देखा जाता है, लेकिन मार्क्सवाद में अलग-अलग नजरियों से देखा जाता है। उदारवाद में पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच कोई संघर्ष नहीं होता, लेकिन मार्क्सवाद पूंजीपतियों और मजदूर वर्ग के बीच संघर्ष कराता है। उदारवाद हमेशा समाज के कल्याण हेतु सभी निर्णय लेता है, लेकिन मार्क्सवाद सिर्फ पूंजीपति के हित में ही कोई निर्णय लेता है। उदारवाद सामाजिक कल्याण और शांति को बढ़ावा देता है, लेकिन मार्क्सवाद सामाजिक क्रांति और अशांति को क्या करता है, बढ़ावा देता है। बाकी ये द्विदलीय व्यवस्था, इसे आप लोग पढ़िए, ये एग्जाम में आते हैं टिप्पणी में, इसे रोक कर आप लोग पढ़िए। बहुदलीय व्यवस्था भी टिप्पणी में आते हैं, इसे रोक कर पढ़िए। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था, नागरिक समाज और राज्य, ये सब पढ़िए लिस्ट एंड रोक कर। आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, जहां से आप लोग निरी जातीय पुनरुत्थान इस पर टिप्पणी करने के लिए क्वेश्चन आता है। इसे आप लोग ना वहां से पढ़ लीजिए, क्या कहते हैं, टेलीग्राम में डाउनलोड करके। नव उदारवाद पर टिप्पणी देने के लिए आपको पूछा जा सकता है, तो ये सब आप लोग डाउनलोड कीजिए और इसे पढ़िए मन लगाकर। नारीवाद, इस पर टिप्पणी देने के लिए कहेंगे। कुछ कुछ पॉइंट यहाँ से आप लिख सकते हैं, जैसे नागरिक समाज, दिख रहा है, नागरिक समाज, नव उदारवाद सिद्धांत, ऐतिहासिक पद्धति, बहुदलीय व्यवस्था मैंने पहले भी लिया था। इस तरह से आपको मैंने सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको दिखा दिया हूँ, समझा दिया हूँ जितना हो सका मुझसे, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारा काम है, मुझे कोचिंग पढ़ाना पड़ता है सुबह और शाम में 12 बजे तक मॉर्निंग में कोचिंग पढ़ाना पड़ता है, फिर शाम में आपको बताओ शाम में फिर से जाना पड़ता है, 9-10 बजे रात तक कोचिंग चलता है, तो इस तरह से मुझे टाइम नहीं मिलता है। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारा मतलब क्वेश्चन आंसर करवाया, बहुत सारा सपोर्ट किया आपको, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है आप लोग मेरा सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। गुड लक, बेस्ट लक एंड डू द बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जन स्टूडेंट्स बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।